Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 18th of October 2021. तो गाइज आज है तारीख 18 अक्टूबर 2021 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है आज के इस वीडियो में। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है इस वीडियो में हम लोग दो पार्ट्स को डिवाइड करके डिस्कशन करते हैं, एक प्रीलिम्स के पोर्शन को और दूसरा हम लोग मेंस के पोर्शन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेंस के लिए आपके लिए बहुत सारे लेंथी आर्टिकल्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, प्लस यहाँ पर प्रीलिम्स में हमारे पास कुछ शॉर्ट आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे जिसके बारे में भी चर्चा करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है ओनरशिप ऑफ एसेट्स के बारे में। देखो, एक एनालिसिस आया है, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें बात करी गई है कि भारत के अंदर लगभग 3% घर ऐसे हैं जिनके पास ये 5 एसेट्स देखने को मिलेंगे, बाकी घरों के पास ये 5 एसेट्स नहीं है। तो डिस्कस करेंगे 5 एसेट्स क्या हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जानने को मिलने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा हो रही थी सोडियम आयन बैटरीज को लेकर, क्या होती है सोडियम आयन बैटरीज डिस्कस करेंगे। सोडियम आयन बैटरीज वर्सेस लिथियम आयन बैटरीज का भी डिस्कशन करेंगे, क्या यहाँ पर जो सोडियम आयन बैटरीज है लिथियम आयन को रिप्लेस कर पाएंगी। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। देन उसके बाद एक प्लेस चर्चा में है, ड्रास हिल कहाँ पर होती है ड्रास हिल, तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्यों चर्चा में है ये भी आपको जानने को मिलेगा। एक आर्टिकल और चर्चा में है माई पार्किंग्स ऐप करके, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ने इस माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है और इस ऐप से क्या फ़ायदा होगा, प्लस ये ऐप कैसे पोल्यूशन को कम करने में मददगार हो सकता है, ये भी आप लोगों को इस वीडियो में जानने को मिलने वाला है। एट द लास्ट हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड साइट डे के बारे में। हाल ही में वर्ल्ड साइट डे को सेलिब्रेट किया गया, ये क्या है वर्ल्ड साइट डे, इसका क्या महत्व है, ये भी हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद मेंस ओरिएंटेड आर्टिकल है, मतलब कि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस बहुत लेंथी हैं, आप लोग इनका खुद टॉपिक देख के समझ रहे हो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट आई है, तो डिस्कस करेंगे इस पूरी रिपोर्ट के बारे में। इंडिया का क्या सिनेरियो रहा है इस रिपोर्ट के अंदर, इंडिया आज के टाइम पर इस पूरे रिपोर्ट को एक तरीके से नेग्लेक्ट कर रहा है, प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो सरकार हमारी आर्ग्यू कर रही है इस रिपोर्ट को लेकर, क्यों कर रही है, क्या इशू चल रहा है, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद एक आर्टिकल हमारे पास है पीएम गति शक्ति स्कीम को लेकर, तो पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में आई होप एक लोग सभी लोगों को पता चल गया होगा। द हिंदू के अंदर भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आज इस वीडियो में आपको एक चीज़ जानने को मिलेगी। नोट्स वगैरह अपने प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि हमारे पास हर एक टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके रिगार्डिंग हमारे पास कुछ पॉइंट्स रखे हुए होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हमें सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। हमारे पास पॉइंट्स रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग वहाँ पर फटाफट आंसर लिख पाएंगे। उसके बाद थर्ड आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको बहुत अच्छे से आपको सुनना है। आपको मालूम होगा हाल ही में ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 को लेकर चर्चा की गई है, इसको अप्रूव किया गया है। और जो एनसीआर वाला रीजन है, देखो मैं एनसीआर वाला रीजन कह रहा हूँ, ना कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा, मैं एनसीआर वाला रीजन कह रहा हूँ। इसको कम करने की बात की गई है, इस एनसीआर वाले रीजन में से बहुत सारी जगह को बाहर निकाला जाएगा, इस एरिया को रिड्यूस किया जाएगा। तो डिस्कस करेंगे क्या है ये एनसीआर वाला रीजन, कैसे कैसे ये बनता रहा है, हिस्ट्री को कवर करेंगे, प्रेजेंट को कवर करेंगे, प्लस फ्यूचर को भी कवर करने वाले हैं इस आर्टिकल के अंदर। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले गाइज, अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर चाहो तो फॉलो कर सकते हो। अपनी जितनी भी क्वेरीज है मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। बाय द वे दोनों ही चीज़ों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो साथ ही साथ यहाँ पर आप लोगों से रोजाना मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आज भी करूँगा, वो यह है कि यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। देखो यार, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा वीडियो को लाइक करने में, और यहाँ पर वीडियो लाइक कर दोगे और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, प्लस वीडियो बहुत सारे लोगों तक रीच होता है। तो आज का टारगेट है 1K प्लस लाइक पहुँचा देना, जैसा आप लोग हमेशा पहुँचा ही देते हो, काफ़ी हद तक सपोर्ट ऑलरेडी आप लोग करते रहते हो। और साथ ही साथ मैं यहाँ पर इस वीडियो को कंप्लीट पैकेज बोलना चाहूँगा, क्यों, क्योंकि आप लोगों ने देखा अभी कि हमने प्रीलिम्स के लिए काफ़ी आर्टिकल्स रख रखे हैं, मेंस के लिए आर्टिकल्स रख रखे हैं, और इसके साथ मैं आप लोगों को प्रीलिम्स के लिए क्विज की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। मतलब जितने भी आर्टिकल्स हैं उसको आपको बहुत अच्छे से सुनना है, फिर लास्ट में मैंने क्विज लगा रखा है, उस क्विज को सॉल्व करना है। उसके बाद मेंस के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक आंसर ले रखा है, तो डेली आपको ये आंसर भी मिला करेगा, इसको भी अटेम्प्ट करना, इससे बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। डेली बेसिस पर आपके अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो क्विज कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, अच्छे से सुनोगे तो आप इस क्विज को भी सॉल्व कर पाओगे। प्लस मेंस के रिगार्डिंग यहाँ पर मैंने आपके लिए क्वेश्चन तैयार कर रखा है, जैसे मैंने आपको बताया था। इस आर्टिकल को मैं पहले समझाऊंगा, फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन समझाऊंगा, देन उसके बाद एट द लास्ट इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करना। ओके, साथ ही साथ हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखो यहाँ पर रिवीजन आज करेंगे नहीं, क्योंकि कल
संडे को मैंने ऑलरेडी पूरे कंप्लीट सप्ताह का रिवीजन अपलोड कर दिया है। मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक का पूरा कंप्लीट रिवीजन मैंने कल ही अपलोड कर दिया है। तो आप लोग जाकर कल वाला डेली करंट अफेयर का वीडियो देख सकते हो, वहां पर मैंने इन सभी आर्टिकल्स को वापस से रिवाइज करवाया है। ओके, तो आज रिवाइज करने का कोई फायदा है नहीं, आप क्विज को अटेम्प्ट करना वो ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। प्रीलिम्स के लिए काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं। सबसे पहला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करवाना चाहूंगा, अच्छे से सुनते रहना तभी आप लोग क्विज को सॉल्व कर पाओगे। जो पहला आर्टिकल है वो बात करता है ओनरशिप ऑफ एसेट्स के बारे में। देखो यहाँ पर कुछ इस प्रकार के आपको एसेट्स नजर आ रहे होंगे। यहाँ पर इनको हम लोग व्हाइट गुड्स बोलते हैं। व्हाइट गुड्स कौन कौन से होते हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सब हो गई हमारे व्हाइट गुड्स के अंदर काउंट होते हैं। तो इन्हीं एसेट्स के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। आर्टिकल कहाँ से लिया गया है, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। और इंडियन एक्सप्रेस एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि एक एनालिसिस प्रेजेंट हुआ है, एक एनालिसिस या फिर आप कह सकते हो एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर पता लगाया गया भारत के अंदर कितने घर ऐसे हैं जिनके पास ये वाले एसेट पाए जाते हैं या फिर ये वाले एसेट नहीं पाए जाते हैं। और इस रिपोर्ट को कलेक्ट किया है किसने, लोक नीति CSDS ने। आपको ध्यान रखना है पहला नाम, ठीक है। क्विज में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इसी छोटे छोटे प्रकार से पूछे गए हैं, तो आपको सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर क्या है कि इस डेटा को किसने कलेक्ट किया है, लोक नीति CSDS ने। अब इन्होंने क्या क्या बताया आगे हम लोग जानेंगे। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर बताया आपको एसेट्स के बारे में चर्चा हुई है। बिल्कुल, इस रिपोर्ट के अंदर बोला गया है 5 एसेट के बारे में। वो 5 एसेट कौन कौन से हैं, एक है कार, दूसरा है एयर कंडीशनर मतलब एसी, तीसरा है डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप, उसके बाद एक है रेफ्रिजरेटर, देन उसके बाद है टेलीविजन। ये यहां पर आपको 5 एसेट देखने को मिलेंगे। अब यहां पर बोला गया कि अगर किसी घर के अंदर ये 5 एसेट हैं तो उसकी कंडीशन काफी इंप्रूव्ड है, मतलब अच्छे घर से बिलोंग कर रहा है। डेफिनेटली यहां पर ये माना जाएगा उसके घर पे एसी है, रेफ्रिजरेटर है, क्योंकि आज के टाइम पर भी एसी बहुत सारे लोगों के घर पर नहीं होता है, कार नहीं होती है, तो वो अच्छे घराने से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो बहुत सारे घर के मतलब कोई एरिया ऐसा है जहां पर बहुत सारे लोगों के पास आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, मतलब उस एरिया की इकोनॉमी फास्ट ग्रोइंग है, इकोनॉमी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है, ये चीज यहां पर रिप्रेजेंट करता है ये वाली रिपोर्ट। इस रिपोर्ट ने आप एग्जैक्टली क्या बताया, ये वाला डेटा आप स्टोर करके रख सकते हो। इस डेटा का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे वो एसए में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर अपनी मेंस आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हो। यहां पर इस रिपोर्ट ने बताया भारत के अंदर लगभग 3% घर ऐसे हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ 3% घर ऐसे हैं जिनके पास ये 5 एसेट देखने को मिलेंगे। तो आप मतलब इमेजिन कर सकते हो कितने कम लोग हैं। पूरे भारत में 3% घर हैं जहां पर आपको ये 5 गुड्स देखने को मिलेंगे, अदरवाइज यहां पर और लोगों के पास ये गुड्स नहीं है, मतलब ये 5 गुड्स नहीं है। इसका मतलब ये होता है हर 33 में से एक लोग के पास आपको ये एसेट देखने को मिलेंगे और बाकी लोगों के पास ये एसेट नहीं है। और इसको हम कंपेयर करें पिछले कुछ सालों से, तो पिछले सालों में ये एसेट और भी कम लोगों के पास हुआ करता था। अभी यहां पर ये डेटा 2019 का है, तो इन्होंने बताया कि अभी सिर्फ और सिर्फ 3% भारतीय लोगों के पास यहां पर ये पांच चीजें आपको देखने को मिलेंगी। वो 5 चीजें मैंने आप लोगों को बता दिया, कार, एसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर या फिर टेलीविजन। अब अगर बात करें कास्ट वाइज पे, तो देखो अपर कास्ट हिंदू की बात की गई है। हिंदूज जो हैं उनके पास आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, हिंदूज यहां पर टॉप करते हैं, हिंदूज के पास सबसे ज्यादा एसेट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहां पर जो भी कम्युनिटीज हैं, दलित हो गई, एससी कम्युनिटीज हो गई, मुस्लिम कम्युनिटीज हो गई, ये कम्युनिटीज के पास कम तौर पर आपको देखने को मिलेगा ये एसेट, लेकिन हिंदूज कम्युनिटी यहां पर इसके अंदर टॉप करता है, ये आप लोग को ध्यान देना है। देन उसके बाद यहां पर क्या बोला गया, मैंने आप लोग को समझा ही दिया है कि कितने हाउस होल्ड के पास यहां पर कितना कितना सामान है। अब एरिया वाइज अगर हम बात करें तो दिल्ली, पंजाब, गोवा और केरला, ये 4 एरिया टॉप करते हैं। इन एरियाज में ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये 5 एसेट्स देखने को मिलेंगे, ये रिपोर्ट यहां पर ये बताती है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। अपने पास ये डेटा स्टोर करके रख सकते हो। इस डेटा का आप लोग डेफिनेटली अपने एसए में इस्तेमाल कर सकते हो, इकोनॉमी के पेपर में इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मेंस के पेपर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई है सोडियम आयन बैटरीज के बारे में। देखो आपको मालूम होगा, देखो सोडियम आयन बैटरीज के बारे में तो आप बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यहां पर मालूम होगा। लेकिन लिथियम आयन बैटरीज के बारे में ज्यादातर लोगों को मालूम होगा। आप यहां पर जो फोन पे ये वीडियो देख रहे हो, आप जो भी लैपटॉप पर ये वीडियो देख रहे हो, उन सब लैपटॉप या फोन के अंदर जो बैटरीज है वो कौन सी बैटरीज होती हैं, लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, उनके अंदर ये लिथियम होता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या बात की जा रही है, अभी यहां पर बहुत सारे रिसर्चर्स सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है ये बैटरीज हमारे पास तैयार हो जाएं। ये बैटरीज अगर तैयार हो जाती हैं तो हम लोग लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस कर सकते हैं आराम से। ओके, अब हम डिस्कशन करेंगे सोडियम आयन बैटरीज किस प्रकार से बनती हैं। तो इसको बनाने के लिए जो नॉर्दर्न यूरोप है वहां पर साइंटिस्ट ने
क्या किया है साइंटिस्ट, ये कौन से यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी है एस्टोनियन यूनिवर्सिटी। इन साइंटिस्ट ने यहाँ पर पीट का इस्तेमाल किया है इस सोडियम आयन बैटरीज को बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन तो दिमाग में आ रहा होगा ये पीट क्या होता है, कोई बात नहीं, आगे मैं आपको बताऊंगा। तो सोडियम आयन बैटरीज, देखो सोडियम आयन बैटरीज में पीट का इस्तेमाल होगा। अब जब पीट का इस्तेमाल होगा तो हम लोग यहाँ पर कोई भी लिथियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, निकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये लिथियम कोबाल्ट निकल अपने आप में बहुत सारे महंगे आपको एक देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ें बहुत महंगी हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हो जब हम लोग पीट का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर इन लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस कर पाएंगे, हमारे पास एक नई टेक्नोलॉजी आएगी, प्लस उसके बाद हम लोग को ये कॉस्ट इफेक्टिव पड़ने वाला है। तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने इसी चीज़ के ऊपर कोशिश की है। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल एआर का है, AIR का आर्टिकल लिया गया है, और एआर भी बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ऑल इंडिया रेडियो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे करंट अफेयर के लिए। नाउ ये पीट या बोग होता क्या है, देखो बोग यहाँ पर इस प्रकार का एक वेटलैंड होता है, यहाँ पर पानी जमा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर आप कह सकते हो पानी है, पानी काफ़ी लंबे समय से पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर क्या हो गया, जो प्लांट्स है, छोटे छोटे पेड़ पौधे देखने को मिल रहे हैं, ये प्लांट्स इसी के अंदर मर जाते हैं, ये डेड प्लांट्स हो जाते हैं, सब डेड पड़ जाते हैं। डेड होने के बाद ये कलेक्शन क्रिएट हो जाता है और उसमें से यहाँ पर ये पीट निकाला जाता है। पीट आप देख पाओगे ये है पीट, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि यहाँ पर बैटरीज को चला सकती हैं। सोडियम आयन बैटरीज के अंदर इसी पीट का इस्तेमाल किया जा रहा है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आज के टाइम पर पीट का इस्तेमाल करती हैं, फ्यूल फैक्ट्रीज के अंदर इस्तेमाल करती हैं, अपने घरों में इस्तेमाल करती हैं, फर्टिलाइजर की तरह, खाद की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब पहली बार यहाँ पर बैटरीज के अंदर इस्तेमाल करने की चर्चा की गई है और यहाँ पर कोशिश ये की गई है कि हम लोग इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाएं और इससे हम लोग काफ़ी कुछ अचीव कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसके ऊपर भी आप लोग फोकस कर सकते हो। वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि चाइना के जो CATL है, इन्होंने यहाँ पर एक तरीके से पहला एक ऐसी कंट्री बन चुका है, इन्होंने फोकस किया है सोडियम आयन बैटरीज के ऊपर, और ये लोग आज के टाइम पर सोडियम आयन बैटरीज को बना भी रहे हैं, इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं। मतलब चाइना ऑलरेडी यहाँ पर इस फील्ड में उतर चुका है। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है ड्रास के बारे में। ड्रास क्या है, तो चर्चा में क्यों है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे न्यूज़ में इसलिए क्योंकि जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो सेलिब्रेट कर रहे, उन्होंने सेलिब्रेट किया है एग्जैक्टली। अगर हम बात करें दशहरा सेलिब्रेट किया हमारे जवान्स के साथ, और जो भी हमारे जवान हैं, सोल्जर्स हैं, वो कहाँ पर है, ड्रास हिल में है। तो ड्रास हिल वाले जवान के साथ दशहरा को सेलिब्रेट किया है हमारे प्रेसिडेंट ने, इसी वजह से ड्रास हिल चर्चा में है। तो ड्रास के बारे में समझ लेना, ड्रास एक हिल स्टेशन है, कहाँ पर है, कारगिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ध्यान से सुनना, लद्दाख के अंदर जो कारगिल डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ये ड्रास हिल देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कहां पर एग्जैक्टली, ये एक तरीके से नेशनल हाईवे 1 पर आपको देखने को मिलेगा। नेशनल हाईवे जो कि जोजिला पास और कारगिल टाउन के बीच में देखने को मिल रहा है, वहीं पर आपको ये देखने को मिलेगा। और जो ड्रास वाली जगह है इसको भारत का कोल्डेस्ट प्लेस बोला जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा ठंड रहने वाली जगह है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के इमेजेस आपको ड्रास के देखने को मिलेंगे। ये आपको इमेजेस देखने को मिल रहे हैं, ये आपको यहाँ पर इमेजेस देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ठंडी जगह कोल्डेस्ट प्लेस बोला जा रहा है भारत के अंदर, ठीक है। और इसको बोला जाता है सेकंड कोल्डेस्ट प्लेस भी बोला जाता है दुनिया भर में, ऐसा यहाँ पर देखने को मिला है। अब नेक्स्ट आर्टिकल एक और छोटा सा आर्टिकल है, जैसे हम लोग प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन कर रहे हैं तो छोटे छोटे आर्टिकल हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिटेलिंग है नहीं। इस आर्टिकल में बात की गई है माई पार्किंग ऐप के बारे में। अब यहाँ पर क्यों है न्यूज़ में, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर क्या हुआ है, जो हमारे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है, ध्यान से सुनना, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर जो कि अनुराग ठाकुर हैं, इन्होंने लॉन्च किया है माई पार्किंग ऐप को। न्यू दिल्ली में इस ऐप को लॉन्च किया गया क्योंकि आज के टाइम पर पार्किंग अपने आप में बहुत ज़्यादा कठिन हो चुका है। देखो पार्किंग हमें मिलती नहीं है, कहीं पर भी गाड़ी खड़ी करने जा रहे हैं पहले से वहाँ पर गाड़ी खड़ी हुई होती है, और इससे हम लोग गाड़ी को काफ़ी देर तक घुमाते रहते हैं। अब जब काफ़ी देर तक घुमाते रहेंगे तो तेल भी जलेगा, और तेल जलने के साथ साथ पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया है। ये स्मार्ट पार्किंग ऐप है, आप पहले से अपनी बुकिंग कर सकते हो ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट के अंदर, और वहाँ पर आराम से आप जाकर और बेबिंदास एक तरीके से अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हो। और इससे फ़ायदा क्या होगा, आपका जो टाइम स्पेंड है वो कम हो जाएगा, अब आपको कहीं पर बार बार घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इससे पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो ये माई पार्किंग ऐप का कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। यहाँ पर डिस्कशन किया गया वर्ल्ड साइट डे के बारे में। साइट मतलब देखना, ठीक है। अब यहाँ पर वर्ल्ड साइट डे क्यों चर्चा में है, तो ध्यान रखना, वर्ल्ड साइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, अक्टूबर के महीने में जो भी सेकंड थर्सडे होता है, अक्टूबर के महीने में दूसरा थर्सडे जब भी होगा तब यहाँ पर आपको वर्ल्ड साइट डे सेलिब्रेट होता हुआ नजर आएगा। तो इसका मतलब यह है साल 2021 के अंदर 14 अक्टूबर को अभी दूसरा थर्सडे निकला है, तब हमने वर्ल्ड साइट डे को सेलिब्रेट किया है। तो आपको ध्यान रखना है अक्टूबर के सेकंड थर्सडे में वर्ल्ड साइट डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसके बारे में वन डे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वर्ल्ड साइट डे, इसका मेन मकसद यही है कि देखो आज के टाइम पर बहुत सारे लोग ब्लाइंडनेस
के तौर पर देखने को मिलते हैं, बहुत सारे लोगों को दिखाई नहीं पड़ता है, वो बहुत सारे लोगों को एक तरीके से इंजरी हो चुकी है, विजन इंपेयरमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस दिन का मकसद यही है कि हम लोग एक अटेंशन पैदा कर सके, एक अटेंशन ला सके इन लोगों के अंदर। और उसके बाद यहाँ पर अब की बार का थीम क्या है, तो ध्यान रखना थीम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। वर्ल्ड साइट डे 2021 का जो थीम है वो है लव योर आइज। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखो इसका इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो लगभग जो 1 बिलियन पीपल हैं आज के टाइम पर सफ़र कर रहे हैं प्रिवेंटेबल विजन इंपेयरमेंट से, मतलब कि वो उन लोगों की आंखें सही नहीं है, हालांकि उसको ठीक किया जा सकता है लेकिन फिर भी वो लोग सफ़र कर रहे हैं। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसके पीछे, तो आप कह सकते हो उनके अंदर एक जागरूकता फैलाना, उनको एक इंपॉर्टेंस देने के लिए यहाँ पर हम लोग ये दिन को ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं कि उनको अपनी लाइफ में कितनी दिक्कत होती होगी, पर्सनल एक्टिविटीज़ के अंदर कितनी दिक्कत होगी, डेली बेसिस पर उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती होगी। तो इन सब चीज़ों को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेंस सेक्शन के ऊपर। अब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पहला आर्टिकल है वो एनवायरमेंट का है, और एनवायरमेंट यहाँ पर एनवायरमेंट का तो नहीं है, यहाँ पर ये पहला आर्टिकल पता है क्या है ना, मैंने ये वाली स्लाइड पुरानी ही लगी हुई छोड़ दी है, मैं यहाँ पर इसको चेंज करना भूल गया हूँ, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। ये आर्टिकल जो आपका है ये हमें सिलेबस याद होने का यही फायदा है। जीएस पेपर 3 के अंदर आपका फूड इनसिक्योरिटी करके एक टॉपिक है, वहाँ के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस वजह से सिलेबस याद रखो, सिलेबस याद रहेगा तो आर्टिकल कोई भी हो हम लोग उसको आराम से अपने सिलेबस से रिलेट कर पाएंगे। आर्टिकल में चर्चा हो रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में। ये इंडेक्स क्या है इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। द हिंदू का आर्टिकल है, हाल ही में पब्लिश हुआ था। सरकार हमारी एक तरीके से बराबर आर्ग्यू कर रही है इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर कि ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स अपने आप में कहीं ना कहीं अनसाइंटिफिक है, यहाँ पर सही डेटा इस्तेमाल नहीं किया गया है। न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आपको मालूम चल गया द हिंदू का आर्टिकल है, प्लस यहाँ पर बोला गया इंडिया की रैंक जो है अब की बार ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर 101 आई है। और कितनी कंट्रीज थी इस इंडेक्स के अंदर, अब की बार टोटल 116 कंट्रीज थी, 116 में से भारत की रैंक 101 देखने को मिली है, और ये रैंक बहुत ज़्यादा बुरी रैंक है। मतलब आप कह सकते हो भारत के बाद सिर्फ और सिर्फ 15 कंट्रीज बची हैं, आप कह सकते हो भारत बिल्कुल बॉटम में आपको देखने को मिलेगा। और यही सिनेरियो पहले देखने को मिला था, पहले भी भारत की रैंक 94 थी, पहले भी भारत बहुत लास्ट में देखने को मिला था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब पहले हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कोई भी इंडेक्स आता है, कोई भी रिपोर्ट आती है, तो सबसे पहली बात ये भी क्वेश्चन आता है कि उसको किसने रिलीज किया है, कौन रिलीज करता है। पहले इसके बारे में जानेंगे, एक एक चीज़ों को क्लियर करेंगे, क्योंकि ये मेंस के रिगार्डिंग आर्टिकल है तो हर एक चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, देखो हर साल यहाँ पर ये रिपोर्ट आती है, इसको पब्लिश कौन करता है, तो इसको पब्लिश करने के पीछे दो बॉडीज आपको देखने को मिलेंगी। वो दो बॉडीज कौन कौन सी हैं, एक है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और दूसरा है वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हो ये दोनों आपको देखने को मिलेगा, वेल्थ हंगर हेल्थ। तो यहाँ पर ये दो हैं जो कि इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट लेकर आते हैं। पहली रिपोर्ट को प्रोड्यूस किया गया था साल 2006 के अंदर, और इसको फिर हर अक्टूबर में पब्लिश किया जाता है। ध्यान रखना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स हर अक्टूबर में पब्लिश होता है। 2021 का जो ये एडिशन है, ये अब की बार का 16वां एडिशन है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का। इसका मेन मकसद होता है कि यहाँ पर एक सेकंड गाइस, हाँ कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर इसका मकसद क्या होता है, देखो इसका मेन एम होता है कि आपके पास एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा आ जाए कि कंट्रीज़ के अंदर हंगर को लेकर क्या सिचुएशन है, भुखमरी को लेकर क्या सिनेरियो देखने को मिल रहा है, तो इन सब का यहाँ पर डेटा कलेक्ट करता है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो देखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर जो भी डेटा कैलकुलेट किया जाता है उसको 4 कैटेगरीज के अंदर 4 इंडिकेटर्स को देखते हुए इसको डेटा को कलेक्शन होता है। डेटा का कलेक्शन पहला कैटेगरी देखा जाता है अंडर नॉरिशमेंट, मतलब कि ऐसे बच्चे जिनकी नॉरिशमेंट नहीं हो पा रही है, मतलब ऐसे लोग, ऐसी पॉपुलेशन जिनके पास अच्छे से कैलोरिक इंटेक नहीं हो पा रहा है। मतलब कि होता क्या है, हम लोग को एक पर्याप्त कैलोरीज चाहिए अगर हमें अपना पूरा दिन एक अच्छे से व्यतीत करना है, अगर हमें अच्छे से न्यूट्रिशियस खाना मिलता है पूरे दिन भर का, हमारे बॉडी के हिसाब से बैलेंस्ड कैलोरी मिलती है, प्रोटीन मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, ठीक है, बाकी कार्ब्स मिलते हैं, फैट्स मिलते हैं, हेल्दी फैट्स मिलते हैं। अगर ये चीज़ें मिलती है तो बॉडी हमारी अच्छी परफॉर्म कर पाएगी। ठीक है, हमारी बॉडी एकदम मतलब परफेक्ट चलेगी। लेकिन हो क्या रहा है, अभी क्या होता है, प्रोटीन, देखो प्रोटीन इंटेक बहुत कम रहता है। ठीक है, प्रोटीन इंटेक कम रहने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें, मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिएंट्स, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं बॉडी को आज के टाइम पर। तो इन सब चीज़ों की वजह से अंडर नॉरिशमेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, अंडर नॉरिशमेंट मतलब एक तरीके से आप कुपोषण ही देख सकते हो। होता क्या है, यहाँ पर एक अच्छी कैलोरीज नहीं मिल पा रही हैं किसी व्यक्ति को, तो इसको भी काउंट किया जाता है। इस डेटा के अंदर अंडर नॉरिश वाले लोग होते हैं, प्लस उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग देखने को मिलता है। मतलब कि यहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि 5 साल से कम उम्र के हैं, उनका वेट बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कमज़ोर से बच्चे हैं, हाइट बहुत कम
कम है, ठीक है, वो भी अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं, मतलब कि वो भी कुपोषण के शिकार बने पड़े हैं। उसी प्रकार से चाइल्ड स्टंटिंग होता है। चाइल्ड स्टंटिंग को भी हम लोग यही बोलते हैं कि 5 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा कम है, और हाइट कम क्यों रह गई, क्योंकि उनको एक पोषण भरपूर खाना नहीं मिला। उसी प्रकार से यहाँ पर इस रिपोर्ट के अंदर काउंट किया जाता है चाइल्ड मोर्टेलिटी को भी। चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या होती है, मतलब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे जो कि 5 साल से कम उम्र में ही उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि उनको एक अच्छा सा खाना नहीं मिल पाता है उसकी वजह से। तो ये सारी चीज़ें, ये चारों चीज़ें यहाँ पर डाली जाती है इस रिपोर्ट के अंदर। इन चारों चीज़ों के बेसिस पर यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इस इंडेक्स के अंदर स्कोर तय किया जाता है, 100 तक का यहाँ पर स्कोर रखा जाता है। देखो, जिस कंट्री का 0 स्कोर होगा वो कंट्री बिल्कुल बेस्ट होगी, वहाँ पर आपको भुखमरी की सिचुएशन नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन जिस कंट्री का स्कोर सबसे ज़्यादा होगा, अगर 100 आउट ऑफ 100 है, तो उसका मतलब वहाँ पर आप कह सकते हो उसकी सिचुएशन काफ़ी हद तक बेकार है। मतलब रैंकिंग का वही क्राइटेरिया है जो कि मैंने अभी आप लोग को समझाया था। जैसे रैंक ज़्यादा है, फर्स्ट रैंक है, तो ऑब्वियसली वो कंट्री अच्छी है, और यहाँ पर 100th रैंक है तो उस कंट्री के अंदर सिचुएशन काफ़ी हद तक खराब है। डेटा कहाँ से कलेक्ट किया जाता है, तो मैंने अभी आपको चीज़ समझाई थी। ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर समझाई थी कि इस रिपोर्ट को कलेक्ट कौन करता है। इस रिपोर्ट को तैयार करती हैं ये 2 बॉडीज़, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्थ। तो ये दोनों मिलकर इस पूरे के पूरे वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को कंडक्ट करते हैं। लेकिन कंडक्ट करते हुए ये अपने आप से कुछ नहीं करते हैं, ये अलग अलग रिपोर्ट्स को कलेक्ट करके उनको स्टडी करने के बाद यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को पब्लिश करते हैं। अब ये स्टडी कहाँ से करते हैं, तो स्टडी करते हैं अलग अलग रिपोर्ट्स, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और यूएन इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशन हो गया, उसके बाद यूनिसेफ की रिपोर्ट हो गई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हो गई, वर्ल्ड बैंक का हो गया। तो मतलब इन सारी बॉडीज, ये सारी बॉडीज भी अपना कहीं ना कहीं कोई चाइल्ड वेस्टिंग को लेकर डेटा लाता है, कोई स्टंटिंग को लेकर, कोई चाइल्ड मोर्टेलिटी को लेकर। ये सब क्या होता है मैंने भी आपको समझाया है, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड स्टंटिंग। तो इन सब को लेकर अलग अलग डेटा यहाँ पर ये अलग अलग बॉडीज पब्लिश करती हैं। तो इन सारी रिपोर्ट्स को ये 2 बॉडीज क्या करती हैं, ये 2 बॉडीज इन सारी रिपोर्ट्स को उठाती हैं, उन रिपोर्ट्स को एनालाइज करती हैं, उसके बाद यहाँ पर ये जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है इसको पब्लिश करती हैं। आई होप आपको क्लियर हो चुका है। अगर हम बात करें इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर दुनिया भर का क्या सिनेरियो, तो दुनिया भर के अंदर देखो आज के टाइम पर हंगर काफ़ी बुरी सिचुएशन से गुजर रहा है, मतलब कि भुखमरी है, और कोरोना के बाद यहाँ पर भुखमरी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। खासकर जो अफ्रीका वाला रीजन है, साउथ ऑफ द सहारा वाला रीजन है, साउथ एशिया वाला रीजन है, दुनिया भर में ये 4-5 रीजन ऐसे हैं ना जो कि पूरी तरह से अफेक्टेड है। यहाँ पर आप कह सकते हो एशिया वाला रीजन तो ऐसा है जहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको भुखमरी वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। जो अंडर नॉरिशमेंट वगैरह है, जो एक तरीके से कुपोषण वगैरह की चीज़ें हैं, वो काफ़ी हद तक बड़ी हैं इस बार, ऐसा यहाँ पर बताया गया इस रिपोर्ट में। अब बात करें भारत के सिनेरियो की, तो ऑब्वियसली हमारे लिए इंडियन सिनेरियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के सिनेरियो में बात करें तो लगभग साल 2000 से इंडिया ने लेकिन काफ़ी हद तक प्रोग्रेस किया है। देखो, ये जो पहले हमारे यहाँ भुखमरी वाली सिचुएशन थी, ये साल 2000 के टाइम पर और भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है, अभी भी कंसर्न वाली बात है, चिंता वाली बात है, अभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। इंडिया का यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर स्कोर, जो साल 2000 में था वो 38.8 पॉइंट्स था, लेकिन साल 2021 के अंदर ये 27.5 पॉइंट्स है। इसको और ज़्यादा कम होगा तभी यहाँ पर इंडिया एक बेस्ट कैटेगरी के अंदर आएगा। आज के टाइम पर इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया अंडर नॉरिशमेंट या अंडर न्यूट्रिशन वाली सिचुएशन काफ़ी हद तक है, मतलब लोगों को अच्छा सा एक मतलब कि फुल न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पा रहा है। प्लस यहाँ पर 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की डेथ भी काफ़ी हो रही है, पहले भी बहुत हुआ करती, लेकिन आज के टाइम पर थोड़ी सी लो हुई है, ऐसा बात करा गया यहाँ पर। चाइल्ड स्टंटिंग भी थोड़ा सा कम हुआ है, अगर हम इसे कंपेयर करें 1998 से 1999 से, तो चाइल्ड स्टंटिंग भी कम हुई है। मतलब कि आप कह सकते हो कि आज के टाइम पर लगभग मतलब थोड़ा बहुत चीज़ें सुधरी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी सुधर गई है। मतलब चीज़ें भारत के अंदर सुधरी हैं पहले के कंपैरिजन में, लेकिन पूरी नहीं सुधरी हैं, अभी भी सिचुएशन काफ़ी हद तक वर्स्ट है। इनफैक्ट आप इंडेक्स के हिसाब से देखोगे तो इंडिया की रैंक 101 है, तो यहाँ पर काफ़ी हद तक बुरी सिचुएशन देखने को मिलेगी। इंडिया से आगे निकल चुके हैं कौन कौन सी कंट्रीज, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज इंडिया से आगे निकल चुकी है। पाकिस्तान की रैंक 92 है, नेपाल और बांग्लादेश की रैंक भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। नेपाल की रैंक भी यहाँ पर काफ़ी हद तक आगे है इंडिया से, बांग्लादेश की भी, श्रीलंका की भी, मतलब ये कंट्रीज काफ़ी हद तक आगे निकल चुकी हैं भारत से, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। भारत के अंदर सिचुएशन काफ़ी हद तक खराब है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी डिपेंडेंट करता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी आप देख पाओगे पॉलिसीज़ के ऊपर भी काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं।
अब उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सरकार क्या आर्ग्यू कर रही है। सरकार कह रही है कि देखो ये जो इंडेक्स लाया गया है ये अनसाइंटिफिक रिपोर्ट है, मतलब कि रिपोर्ट सही से तैयार नहीं की गई है। हमारी सरकार ने इसका क्रिटिसिज्म किया है, इसकी निंदा की है। जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है इन्होंने यहाँ पर इसको क्रिटिसाइज किया है। इन्होंने बोला जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 है इसमें यहाँ पर काफ़ी सारे फॉल्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर लोगों का सही से डेटा एनालाइज ही नहीं किया। यहाँ पर जिस भी बॉडी ने तैयार किया है वो यहाँ पर किससे डेटा उठाया है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से यहाँ पर सारा डेटा उठाया है। सारा रिपोर्ट का डेटा उठाने के बाद आप कह सकते हो उसको सही से एनालाइज नहीं किया गया, और यहाँ पर आपने पोल किया है, पोल करने के बाद लोगों से क्वेश्चन पूछने के बाद आपने रिपोर्ट तैयार कर दिया। ऐसे कैसे होगा? ठीक है, आप लोगों को सबसे पहली बात एक डेटा, आपके पास इनफ डेटा, एक ऑथेंटिक डेटा होना चाहिए। ठीक है, आपको सही से चीज़ें चेक करनी चाहिए थी। ऐसा यहाँ पर सरकार हमारी कह रही है, और सरकार कहीं ना कहीं इस ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिजेक्ट कर रही है, तो आप लोग इसके बारे में समझ सकते हो। उसके बाद यहाँ पर एट द लास्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत सारे इनिशिएटिव्स जो कि भारत सरकार चलाती है कहीं ना कहीं भुखमरी को खत्म करने के लिए और इस भुखमरी से लड़ने के लिए। तो आप देख पाओगे ये सारे स्टेप्स हैं, यहाँ पर मैंने लगा दिया है पिक्चर, इसको आप लोग देख सकते हो, अपने पास नोट डाउन करके रख सकते हो। भारत के अंदर भुखमरी से लड़ने के लिए ये सारे स्टेप्स उठाती है हमारी सरकार। इस सरकार के इनिशिएटिव है जैसे कि ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, पोषण अभियान है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, उसके बाद फूड फोर्टिफिकेशन, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, मिशन इंद्रधनुष, उसके बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। तो यहां पर ये सारे इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, कहीं ना कहीं ये फूड इनसिक्योरिटी को टैकल करता है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है अच्छे से आर्टिकल। इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आता है मेंस में या फिर प्रीलिम्स में, उसको आप लोग आराम से सॉल्व कर पाओगे। अगला आर्टिकल जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होगा। बात की गई है पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में। आपको मालूम होगा पीएम गति शक्ति स्कीम काफी हद तक चर्चा में है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसको लॉन्च किया है। इसको पीएम गति शक्ति स्कीम के अलावा हम लोग बोलते हैं नेशनल मास्टर प्लान फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इसको दो नाम दिए गए। नाउ यहाँ पर ये जो गति शक्ति मास्टर प्लान है इसमें सरकार का फोकस है 100 लाख करोड़ रुपए हम लोग खर्चेंगे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप करने के लिए, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतरीन बनाने के लिए इतना पैसा खर्चा जाएगा। तो हाल ही में जो भारत सरकार है उसने यहाँ पर इसको लॉन्च किया है। ध्यान से सुनना, इसको गति शक्ति स्कीम भी बोला जा रहा है। गति शक्ति स्कीम के साथ साथ नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान इसको बोला गया है। यहाँ पर हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की चर्चा कर रहे हैं। अब इस स्कीम के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इस स्कीम का मेन मकसद क्या है? इस स्कीम का मेन मकसद है हमारे कंट्री के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छे से अच्छा हो आने वाले 4 से 5 सालों के अंदर। प्लस यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जब काम होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर जॉब्स वगैरह क्रिएट होंगी, यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, लोगों के पास जॉब आएंगी, रोजगार बढ़ेगा। और गति शक्ति स्कीम यहाँ पर लगभग 110 लाख करोड़ रुपए पे खर्चने वाला है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के लिए। ध्यान से सुनना, ये नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन नहीं है, ये नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन का कॉन्सेप्ट तो अभी 2 महीने पहले आया था, लेकिन जो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है इसको लॉन्च किया गया था साल 2019 में, ताकि हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्टअप कर सकें। इससे क्या होगा, देखो इसमें हम लोग अपने 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने वाले हैं, साथ ही साथ 2 नए डिफेंस कॉरिडोर तैयार हो रहे हैं। आपको मालूम होगा एक तमिलनाडु के अंदर है और एक उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद 4G कनेक्टिविटी हम लोग गांव-गांव में पहुंचाएंगे, प्लस 17,000 किलोमीटर का गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी, प्लस उसके बाद नेशनल हाईवेज बनाए जाएंगे। 2 लाख किलोमीटर के नेशनल हाईवे को बनाने की चर्चा की गई है। 200 नए एयरपोर्ट्स बनेंगे, हेलीपोर्ट्स बनेंगे, वाटर एरोडोम्स बनने वाले हैं। साल 2024 से लेकर 25 तक हम लोग ये सारा डेवलपमेंट करेंगे पीएम गति शक्ति स्कीम के अंडर में। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इस पीएम गति शक्ति स्कीम के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम करती हैं। मान लो यहाँ पर एक हाईवे तैयार हो रहा है, ये हाईवे बन रहा है, इसको बनाने के लिए यहाँ पर मान लो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए कोई और मिनिस्ट्री काम कर रही है, इसके अंदर गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए कोई और मिनिस्ट्री काम कर रही है। तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज काम कर रही हैं और इससे बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। दिक्कतें क्या होती हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने रोड बना दिया और इस वाली मिनिस्ट्री को पता नहीं चला, यहाँ पर रोड बन गई। अब क्या हो रहा है, अब बाद में हमें पता चला कि यार इसमें ऑप्टिकल फाइबर बिछना है, यहाँ पर गैस पाइपलाइन बिछनी है, तो इस रोड को वापस से तोड़ो। यही तो होता है आजकल, रोड को वापस से तोड़ के गैस पाइपलाइन बिछाई जाती है, ये सब कुछ होता है। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर पीएम गति शक्ति स्कीम के अंदर क्या बोला गया, 16 इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिनिस्ट्रीज हैं वो आपस में मिलकर काम करेंगी। यानी कि यहाँ पर एक रोड बन रही है तो सारी मिनिस्ट्रीज यहाँ पर लग जाएंगी,
साथ ही साथ सारा काम होगा। ये रोड भी बनेगी, यहाँ पर गैस पाइपलाइन भी बिछेगी, प्लस उसके बाद यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर भी, साथ ही साथ सब कुछ होगा ताकि एक बार में हम लोग स्ट्रेंथन कर सकें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को। ठीक है, ये यहाँ पर फोकस रखा गया है। आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। मैंने आपको बता दिया इसमें क्या क्या होने वाला है। 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे, 2 डिफेंस कॉरिडोर डेफिनेटली आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक तमिलनाडु के अंदर, एक उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 202 फिशिंग क्लस्टर्स, हार्बर्स, लैंडिंग सेंटर भी बनाए जा रहे हैं ताकि हम लोग अपनी फिशरीज एक्सपोर्ट को डबल कर सकें। उसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। बाकी सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, ये वाली सारी चीज़ें इन तीनों पॉइंट्स के अंदर जो लिखा हुआ है, जो कि अभी हमने डिस्कस किया है, तो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के ऊपर यहाँ पर फोकस रखा गया है। ओके, सिंपल हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल एनवायरमेंट के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट और एनवायरमेंट आता है हमारा जीएस पेपर 3 के अंदर। ठीक है, पिक्चर शानदार सा लग रहा होगा। इस आर्टिकल को ध्यान से सुनना, फिर इसके रिगार्डिंग आपको अपना मेंस का क्वेश्चन भी सॉल्व करना है जो कि मेंस के लिए तैयार किया गया है। यहाँ पर बात की गई है ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 के बारे में। 2041 के लिए जो ड्राफ्ट रीजनल प्लान है, इसके लिए यहाँ पर चर्चा की गई और यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे एनसीआर को लेकर, नेशनल कैपिटल रीजन को लेकर। ठीक है, तो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि द हिंदू का आर्टिकल आया है, ये आप नीचे देख पाओगे। नेशनल कैपिटल रीजन को, एनसीआर वाले रीजन को छोटा करने की बात की गई है। इसको रिड्यूस कर देंगे हम लोग, कम कर देंगे, यहाँ से अलवर पानीपत को निकाल देंगे, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो अब यहाँ पर आपको समझना पहले होगा एग्जैक्टली एनसीआर वाला रीजन क्या है। ठीक है, तभी आप लोग आगे चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे। देखो, जो नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है, इसने यहाँ पर रिसेंटली अप्रूव किया है क्या, ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041 के लिए यहाँ पर इस प्लान को अप्रूव किया गया। और इस प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया कि जो ये एनसीआर वाला रीजन है, इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसको साइज में घटा देंगे। साइज में कैसे घटाया जाएगा, इसके अंदर से कुछ एरियाज है उनको बाहर निकाल देंगे, साइज अपने आप कम हो जाएगा। पहली चीज ध्यान रखना, एनसीआरबीपी मतलब ये वाली जो बॉडी है, नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड, इसको बनाया गया था 1985 में। और ये क्या काम करती है, ये आज के टाइम पर काम करती है एनसीआर वाले रीजन के अंदर डेवलपमेंट करने का। ओके, अब यहां पर आप देख पाओगे एनसीआर वाला रीजन आपको ये देखने को मिलेगा। देखो यहां पर मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं। देखो, दिल्ली का रीजन मतलब नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली अलग है। दिल्ली के अलावा जो ये बाकी सारा रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा एनसीआर वाला रीजन है। एनसीआर के अंदर उत्तर प्रदेश भी आता है। उत्तर प्रदेश के मतलब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, राजस्थान के आपको 2 देखने को मिलेंगे, अलवर और भरतपुर, है ना। तो इसको पूरे को मिलाकर हम लोग एनसीआर बोलते हैं। आई होप आपको अब ये क्लियर हो चुका होगा। एनसीआर का टोटल एरिया आज के टाइम पर 55,083 स्क्वायर किलोमीटर का आपको ये एरिया देखने को मिलेगा। अभी इसको लेकर यहां पर प्लान किया जा रहा है, इसको छोटा करने की बात की गई है। मतलब ये रीजन बहुत बड़ा हो चुका है अपने आप में, धीरे धीरे बड़ा हो गया है। और लास्ट कौन सा एरिया ऐड हुआ था, तो साल 2017 में लास्ट यहां पर शमाली ऐड हुआ था, इसके बारे में ध्यान रखना है। तो अब इस रीजन को छोटा करने की बात की गई है। पहली बात यहां पर आपको ध्यान देना है कि इसको छोटा करने की क्यों बात की गई है, क्योंकि रीजन हमने आज के टाइम पर यह बड़ा कर दिया और बड़ा करने के बाद यहां पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लाने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आज के टाइम पर हम लोग सही से फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कनेक्टिविटी अच्छे से नहीं हो पा रही है। आपके पास एक बड़ा रीजन है और आपके पास एक छोटा रीजन है, आप किसके ऊपर अच्छे से फोकस कर पाओगे, डेफिनेटली छोटे वाले रीजन के ऊपर आप अच्छे से डेवलपमेंटल एक्टिविटीज लेकर आ पाओगे, अच्छे से फोकस कर पाओगे। इस वजह से फोकस रखा गया है कि इस रीजन को अभी छोटा किया जाएगा। अभी इस पिक्चर के ऊपर वापस से आएंगे क्योंकि अभी यहां पर हमें पढ़ के वापस से आना पड़ेगा। अब देखो यहां पर बोला गया नई बाउंड्रीज को डिफाइन किया जाएगा, इस नेशनल कैपिटल रीजन को छोटा किया जाएगा। अब यहां पर मैंने आपको बताया नेशनल कैपिटल रीजन का साइज क्या है, इसके अंदर बहुत बड़ा साइज आपको देखने को मिलेगा। और नेशनल कैपिटल रीजन को बनाया गया था 1985 में, धीरे धीरे यहां पर काफी हद तक बढ़ गया। पहले बहुत थोड़े से डिस्ट्रिक्ट थे, लेकिन आज के टाइम पर नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर एनसीआर के अंदर आपको 24 डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। 24 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश के काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हरियाणा के हैं और राजस्थान के भी आपको बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलेंगे। और पूरा का पूरा दिल्ली तो इसके अंदर है ही, ठीक है। यहां पर आप देख पाओगे हरियाणा के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, ये आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। अब यहां पर हम लोग इसको क्लियर करेंगे। अब यहां पर बोला गया इस एरिया को छोटा करने के लिए, छोटा क्यों करेंगे मैंने आप लोग को समझा दिया। अब छोटा किस प्रकार से किया जाएगा पहले आपको देखना है। यहां पर पहले पॉइंट में ही आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग यहां पर आपको पहले पॉइंट में समझ में आएगा हम लोग किस प्रकार से छोटा करने वाले हैं। राजघाट वाला जो एरिया है, राजघाट दिल्ली जो वाला एरिया है, यहां पर सेंटर में डॉट लगाओ। सेंटर में डॉट लगाने के बाद 100 किलोमीटर तक का रेडियस ड्रॉ कर दो। उस रेडियस के अंदर वाला रीजन एनसीआर कहलाएगा। मतलब ये है, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि मान लो यहां पर राजघाट वाला एरिया है, ठीक है, मैं आपको एज अ एग्जांपल यहां पर करेक्टली नहीं बता रहा हूं, ऐसे बता रहा हूं, राजघाट वाला एरिया है।
इस एरिया के अंदर यहां पे डॉट लगाकर क्या होगा, 100 किलोमीटर तक बाउंड्रीज को बना दिया जाएगा। 100 किलोमीटर तक बाउंड्रीज जो बनाई जाएंगी, इसके अंदर वाला रीजन एनसीआर का कहलाएगा, बाकी सारी जो एरियाज है वो बाहर निकल जाएंगे। तो अलवर और भरतपुर, ये दोनों, अलवर और यहां पर पानीपत वाला एरिया जो है बाहर निकल जाएगा। आप लोगों को इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी वजह से ये चर्चा में है कि यहां पर एनसीआर वाले रीजन को छोटा किया जाएगा। इस प्रकार से अब एनसीआर का रीजन छोटा किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, राजघाट से 100 किलोमीटर तक रेडियस तक की बाउंड्रीज बनाने वाले हैं हम लोग। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है। अब देखो, इसके अंदर कुछ पावर स्टेट्स को भी दी गई है। अब आप कहोगे पावर स्टेट्स को क्या दी गई हैं, तो मैं बताता हूं क्या पावर्स दी गई हैं। यहां पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है। यहां पर मान लो ये वाला एक बाउंड्री इस प्रकार से निकल रही है, इस प्रकार से बाउंड्री निकल रही है। तो यहां पर ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, ये स्टेट यहां पर ये वाला एरिया पार्शली एनसीआर के अंदर डालेगा या फिर पूरा एनसीआर के अंदर डालेगा। मतलब कि मान लो यहां पर एक बाउंड्री बन रही है और ये बाउंड्री रोहतक से क्रॉस हो रही है। रोहतक का ये वाला एरिया हरियाणा के अंदर आ रहा है, ये वाला एरिया एनसीआर के अंडर में आ रहा है। तो यहां पर जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है, वो यहां पर डिसाइड कर सकती है इसको कौन से वाले रीजन में रखना है, ठीक है। तो वो यहां पर डिसाइड कर सकती है इसको लेकर। तो इसके बारे में आपको जानना जरूरी था, इसके बारे में ध्यान रखना। तो स्टेट के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकती है, जो तहसील्स हो गए, जो भी यहाँ पर पार्टी इनसाइड द एनसीआर बाउंड्री आती है, वो अंदर ही रहनी है या फिर वो तहसील जो बाहर रहनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन किया गया कि देखो साल 2041 का जो ये प्लान हम लोग लेकर चल रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट्स होगा। जो स्लम एरियाज है उनको खत्म किया जाएगा और एक डेवलपमेंटल एक्टिविटीज चलाई जाएंगी, हेली टैक्सीज चलेंगी, रोड कनेक्टिविटी होगी, रेल होगा, इनलैंड वाटरवेज होंगे। तो रेल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली है। मतलब हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके काफ़ी कुछ बेहतरीन तरीके से करने वाले हैं, ये यहाँ पे बताया गया। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है पूरा आर्टिकल अच्छे से। ओके, नाउ अब इसी आर्टिकल के रिगार्डिंग आप लोग अपना क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, मेंस का क्वेश्चन आप लोगों के लिए तैयार है, वो ये है। क्वेश्चन यहां पे बोलता है, नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड एनसीआरबी हैज रिसेंटली अप्रूव्ड ड्राफ्ट रीजनल प्लान 2041। और इस प्लान के अकॉर्डिंग, मतलब अकॉर्डिंग इन नेशनल कैपिटल रीजन के अकॉर्डिंग, आप लोग यहां पर जो एनसीआर के प्लान के अकॉर्डिंग जो एनसीआर है बेसिकली इसको हम लोग छोटा करने वाले हैं। इसके रिगार्डिंग आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है। क्या ये बिल्कुल सही है, इसको छोटा करना चाहिए और यहाँ पर छोटा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप लोग लिखना, उसके पीछे के रीजंस लिखना, प्लस बाकी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता रखी है। वो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है उसको भी आपको मेंशन करना होगा, तभी जाके आंसर एक ऑथेंटिक आंसर बन पाएगा। उसके बाद आपके लिए यहाँ पर क्विज है। क्विज प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पर आपको जितने भी आर्टिकल अभी समझ में आए हैं, हमने डिस्कशन किया है उन सभी आर्टिकल्स का, उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है एन एनालिसिस ऑफ स्टेट ओनरशिप, मतलब एसेट ओनरशिप। ये जो एसेट ओनरशिप का डेटा है ये किसने कलेक्ट किया है, किसके द्वारा कलेक्ट किया गया है, नाम बताना, अभी हमने पहले आर्टिकल में डिस्कस किया है। उसके बाद कुछ साइंटिस्ट हैं एस्टोनिया तार्तु यूनिवर्सिटी के, इन्होंने बोला है हम लोग सोडियम आयन बैटरीज को बनाएंगे। किस चीज का इस्तेमाल करके सोडियम आयन बैटरीज को बनाया जाएगा, नीचे बताना। द्रास एक हिल स्टेशन है, लद्दाख के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता सकते हो। उसके बाद एक मिनिस्टर है, कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करते हैं, अनुराग ठाकुर, इन्होंने लॉन्च किया है माई पार्किंग ऐप को न्यू दिल्ली के अंदर, इसके बारे में बताना ये कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। वर्ल्ड साइड डे को ऑब्जर्व किया जाता है अक्टूबर के महीने में, कौन से दिन ऑब्जर्व किया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना। इंडिया की जो रैंक है वो अभी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के अंदर क्या है, अब की बार 116 कंट्रीज में से, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। हाल ही में भारत सरकार ने लॉन्च किया है एम्बिशियस पीएम गति शक्ति स्कीम को। गति शक्ति स्कीम का एक और दूसरा नाम है, नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बता सकते हो, लंबा चौड़ा सा नाम है। आज के टाइम पर एनसीआर के अंदर, नेशनल कैपिटल रीजन के अंदर टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, और वो डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के हैं, तो टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हो। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, एक एक चीज आपको समझ में आ चुकी होगी। एनसीआर वाला आर्टिकल अभी हमने हाल ही में ही कवर किया है। ओके, तो गाइज यहाँ पर एक बार रिकैप ले लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कशन किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर एक बार लास्ट में रिकैप दे दिया करो, तो बिल्कुल देंगे रिकैप भी। तो यहाँ पर पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया है कि ओनरशिप ऑफ एसेट्स को लेकर चर्चा की गई है। ओनरशिप ऑफ एसेट्स मतलब कि आज के टाइम पर लगभग टोटल 5 एसेट्स हैं। वो 5 एसेट्स कौन कौन से हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 3 भारतीय लोगों के पास हैं, 3 घरों के अंदर, मतलब 3%, 3 भारतीय लोगों के पास कर रहा हूँ, 3% लोगों के पास हैं। वो 5 एसेट कौन कौन से हैं अभी हमने डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको क्विज भी सॉल्व करना है, अदरवाइज क्विज के अंदर से बहुत सारे सॉल्यूशन निकल जाएंगे। अभी सोडियम आयन बैटरीज को लेकर चर्चा की गई है। यूरोप के अंदर साइंटिस्ट हैं जो कि सोडियम आयन बैटरीज को बना रहे हैं। सोडियम आयन बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज को रिप्लेस करेगा। सोडियम आयन बैटरीज से हम लोग को काफ़ी हद तक फायदा मिलने वाला है, ये हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। उसके बाद ड्रास हिल के बारे में चर्चा किया है हमने। जो ड्रास हिल है वो बेसिकली लद्दाख के अंदर आपको देखने को मिलेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोगों को इसका आंसर देना ही है। तो यहाँ पर अभी हमारे प्रेसिडेंट ने दशहरा को सेलिब्रेट किया है हमारे जवानों के साथ, अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया। आर्टिकल प्लेसेस इन न्यूज़ करके चर्चा में देखने को मिलता है।
हाल ही में जो अनुराग ठाकुर जी हैं इन्होंने माई पार्किंग ऐप स्कीम को जारी किया है। ये माई पार्किंग ऐप क्या है, यहाँ पर आप लोग एक ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ऑनलाइन अपनी पार्किंग स्लॉट को बुक कर सकते हो और वहाँ पे पार्किंग कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम पर पार्किंग ना मिलने के चक्कर में गाड़ी इधर उधर दौड़ानी पड़ती है और गाड़ी इधर उधर दौड़ाने की वजह से क्या होता है, पेट्रोल फूकेगा और पेट्रोल के साथ साथ पोल्यूशन होगा। तो उसको कम करने के लिए माई पार्किंग ऐप को लॉन्च किया गया। वर्ल्ड साइट डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्लाइंडनेस के थ्रू यहाँ पे गुजर रहे हैं, प्लस बहुत सारे लोगों के इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है, मतलब अच्छे से चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर उन लोगों को एक तरीके से महत्व देने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए यहाँ पर इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके बाद अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक अभी बता देता मैं, चलो कोई बात नहीं बताऊंगा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक काफ़ी हद तक बेकार हो चुकी है इस बार, और इस रैंकिंग के वजह से यहाँ पर आप देख पाओगे जो सरकार है हमारी वो आर्गू कर रही है इस रैंकिंग को लेकर कि इस रैंकिंग के अंदर काफ़ी सारा घोटाला किया गया है। ये जो डेटा है वो बिल्कुल गलत है, आपने ऑनलाइन पोल करा के डेटा ले लिया है, ये भी हमने डिस्कशन किया। उसके बाद पीएम गति शक्ति स्कीम के बारे में हमने चर्चा की है। पीएम गति शक्ति स्कीम यहाँ पर ये कहीं ना कहीं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेगी। 100 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर खर्चने वाली हमारी सरकार, और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ बहुत सारे डिफेंस कॉरिडोर्स और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाएगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स वगैरह भी बनाने की चर्चा की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल में जो एनसीआर वाला रीजन है, नेशनल कैपिटल रीजन, इसको छोटा करने की बात की गई है। अभी एनसीआर के अंदर बहुत सारे एरियाज आते हैं, आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश हरियाणा के एरियाज, राजस्थान के 2 एरियाज, आपको ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं बहुत सारे एनसीआर के अंदर, तो उनको कम करने की बात की गई है। अभी यहां पर इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया है, एक क्वेश्चन भी है, वो मेंस आंसर राइटिंग में आपको इसको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो गाइस इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।